Good morning, children. I hope, I believe that you all are well and fine. Okay. Be at the home, be safe, and be sound. Okay, बच्चों. Now today we are going to start our chapter number 7 revision video. Okay, I should write it here. That was the revision video. Okay, this is the revision video of your chapter number 7. As you all know that whenever we are going to start any chapter, first of all we are doing the revision. Okay, now let's have a see. That was chapter number 7, things around us. Okay, now what are the topics on which we are going to which we are going to focus on this chapter? First of all, that was the characteristics of the living things. This will be the big topic on which we will focus. Then after, environment. Okay, and okay, that's all. Then after, biotic and the abiotic components. Now basically in this chapter, things around us, we will focus on the topics. We will focus on the things, those who are generally seen, those who are always around us, but we are not so much of aware about them. ओके, मतलब हमारे आसपास बहुत सारी चीज़ें होती हैं लेकिन हम लोग कभी उसकी तरफ ध्यान नहीं देते. ओके, तो उनमें से कुछ चीज़ों के बारे में हम आज पढ़ेंगे और एक एक करके मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करता हूँ कि आखिर इस चैप्टर में हम पढ़ क्या रहे हैं. ओके, हमारा जो फर्स्ट टॉपिक है दैट वाज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग थिंग्स. तो वन बाय वन मैं एक एक कैरेक्टरिस्टिक्स के नाम ले रहा हूँ और उसके बारे में मैं आप लोगों को बताता हूँ. फर्स्ट नंबर देखिए, स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन. यू ऑल नो दैट व्हेनेवर आई विल टॉक अबाउट द लिविंग ऑर्गेनिजम्स, all the living organisms are made up of from the cell. Cell is the smallest living unit of all the living beings. It is irrelevant of the plant and the animals. चाहे आप plants की बात करो या फिर animals की बात करो, हमारे अर्थ पे रहने वाले सारे के सारे living organisms एक बहुत ही smallest living particle से मिला के बने हैं, जिसको हम बोलते हैं cell. Okay, cell का shape and size, the shape and size of the cell will be same in all the living beings. But the external structural organization of the living organisms, that will be different. Okay, means if I will talk about me and my friends, okay, then externally we both are looking different from each other. बाहर से देखने में हम एक दूसरे से अलग दिखते हैं, लेकिन हम दोनों की बॉडी जिस पार्टिकल से मिला के बनी है उस पार्टिकल का नाम क्या है? सेल. तो मेरे बॉडी का सेल और उनके बॉडी का सेल्स या हमारे पूरे अर्थ पे रहने वाले जितने भी एनिमल्स हैं, जितने भी प्लांट्स हैं, इन सभी का एक्सटर्नल फीचर अलग अलग होगा, उन सभी की मॉर्फोलॉजी अलग अलग होगी. मतलब बाहर से देखने में वो अलग दिखते हैं लेकिन वो जिस पार्टिकल से मिला के बने हैं दैट वाज द सेल, और वो सबके अंदर एक जैसा होगा. ठीक है, तो इस टॉपिक में आपको ये समझना है कि सेल एंड कंसेप्ट मतलब स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन का मतलब होता है कि हमारे अर्थ पे रहने वाले सारे के सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बॉडी एक सेम लुकिंग टाइप ऑफ पार्टिकल से मिला के बनी है, जिसको कि हम बोलते हैं सेल. ओके, नेक्स्ट नंबर, मूवमेंट एंड रिस्पॉन्स. देखो बच्चों, हमारे अर्थ पे रहने वाले सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स का ये एक कैरेक्टरिस्टिक होना चाहिए, दैट वाज द मूवमेंट एंड रिस्पॉन्स. देखो, जब कभी भी आप प्लांट्स को वाटर देना बंद कर देते हो तो उसके लीव्स को देख करके, प्लांट की ग्रोथ को देख करके आप ये समझ जाते हो कि प्लांट नीड वाटर बट वी आर नॉट सप्लाइंग इट. मीन्स बिकॉज ऑफ सम ऑफ द रीजंस द प्लांट इज नॉट गेटिंग द वाटर. द प्लांट इज नॉट हैविंग इट्स ओन माउथ टू टेल यू that what type of problems that the plant is facing, but by seeing the condition of plant, by seeing the leaves of the plant, by seeing the growth of the plant, we come to know. In the same way, if any animal will be called, for example if I will talk about our pets, अगर हम अपने pets की बात करें तो घर में भी अगर आप अपने pets को बुलाते हो नाम लेके तो वो आपके पास आता है, लेकिन अगर आप चेयर को बुलाओगे कि चेयर कम हियर, तो क्या चेयर आपके पास आएगी? नहीं आएगी. फैन स्विच ऑफ हो जाओ तो क्या वो बंद होगा? नहीं होगा. वाई? बिकॉज दे ऑल आर नॉन लिविंग. ये सारे के सारे नॉन लिविंग हैं. तो ये जो आप देख रहे हो मूवमेंट एंड रिस्पॉन्स, ये क्वालिटी किसके अंदर होती है? सिर्फ और सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर होती है, बाकी नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर नहीं होती. ठीक है,
नेक्स्ट नंबर स्टिमुलाई, ओके, मूवमेंट इन रिस्पॉन्स टू स्टिमुलाई, ओके, ठीक है। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, ओके बच्चों, चलो बचपन से आप लोगों, जैसे आप लोग अपने अपने घरों में हो, ठीक है, आपके घर में बहुत सारे सामान हैं, टीवी है, फ्रिज है, कूलर है, एसी है, पंखा है, ठीक है। तो क्या टाइम के अकॉर्डिंग आपने किसी भी सामान में कोई इंक्रीमेंट दिखा, किसी तरह का कोई ग्रोथ दिखा हो? मतलब टीवी जब आपने परचेज की थी तब 50/26 की थी, और जो एक साल के बाद वो 70/80 की हो गई, पॉसिबल है ये? नहीं। फैन का साइज 10 साल जितना उसका साइज 10 साल पहले था, आज भी वही साइज होगा। चेयर, टेबल, फ्रिज, इन सभी का साइज फिक्स है। वाई? सिंस दे ऑल आर नॉन लिविंग। लेकिन 10 सालों में आपका साइज बढ़ गया, आपके घर के बाहर जो पॉट था, गमला जिसमें आपने प्लांट लगाया था, उस प्लांट का साइज बढ़ गया, ठीक है। तो इसका मतलब ये क्या शो करता है कि दे ऑल आर द लिविंग बीइंग्स। तो growth and development is one of the parameter to find out whether the things are living or not. Next one, excretion. देखो बच्चों, excretion का मतलब होता है, excretion का मतलब केवल solid excretion का मतलब नहीं होता। excretion का मीनिंग होता है कि हर वो चीज़ जो हमारे लिए यूजफुल नहीं है उसको बाहर निकालना। देखो, गॉड ने हम सबको माउथ दिया है, ठीक है, माउथ, ओके, चीज़ों को ईट करने के लिए। आप फूड ईट करते हो। देखो, इन दोनों टॉपिक्स को मैं साथ में लेना चाहूँगा। टॉपिक है ये एक्सक्रीशन एंड न्यूट्रिशन, दे बोथ आर इंटररिलेटेड। एक्सक्रीशन तभी होगा जब न्यूट्रिशन होगा। न्यूट्रिशन मतलब द डिमांड ऑफ फूड, दैट वाज द कंजप्शन ऑफ फूड। नो लिविंग ऑर्गेनिजम्स कैन लिव विदाउट फूड। यस, द टाइप ऑफ फूड फॉर द प्लांट एंड द टाइप ऑफ फूड फॉर द एनिमल विल बी डिफरेंट। इन द एनिमल ऑल्सो वी आर हैविंग द 3 कैटेगरीज, हर्बीवोर्स, कार्निवोर्स एंड ओमनिवोर्स। हर्बीवोर्स का फूड अलग होगा, कार्निवोर्स का फूड अलग होगा, ओमनिवोर्स का दोनों होगा, लेकिन होगा जरूर। चाहे आप प्लांट की बात करो या एनिमल्स की बात करो, हमारे अर्थ पे रहने वाले सारे के सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर न्यूट्रिशन की डिमांड होगी। विदाउट न्यूट्रिशन नो लिविंग ऑर्गेनिज्म वुड बी एबल टू सर्वाइव, ठीक है, ओके। तो न्यूट्रिशन को गेन करने के लिए जब आप फूड ईट करते हो, तो जो भी आप फूड ईट करते हो, सारा का सारा फूड आपके अंदर डाइजेस्ट नहीं हो जाता, उसका कुछ पार्ट बच जाता है, जो कि जिसको हम बोलते हैं अनडाइजेस्टेड फूड, जिसका यूज़ हमारे बॉडी में नहीं है। तो दैट फूड विल बी एक्सपेल्ड आउट फ्रॉम द बॉडी इन द फॉर्म ऑफ एक्सक्रीशन। तो एक्सक्रीशन इज द प्रोसेस, बाय अडॉप्टिंग इट वी आर पुटिंग आवर नॉट नीडेड फूड आउट फ्रॉम द बॉडी, ठीक है, दैट वाज द एक्सक्रीशन। नाउ देन आफ्टर रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन का मतलब क्या होता है, पढ़ा है हम लोगों ने, ठीक है। रेस्पिरेशन इज अ प्रोसेस थ्रू विच द एनर्जी विल बी फॉर्म्ड इन द बॉडी ऑफ ऑल द लिविंग ऑर्गेनिजम्स। ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसके थ्रू सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बॉडी में एनर्जी का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। स्पेशली मैं इस टॉपिक को स्पेशली कहना चाहूँगा, स्पेशली इन द टर्म्स ऑफ एनिमल्स, क्योंकि प्लांट्स के अंदर दोनों होता है, फोटोसिंथेसिस भी होता है और रेस्पिरेशन भी होता है। नेक्स्ट नंबर देखिए, रिप्रोडक्शन। Reproduction is the process by which the living beings would be able to maintain the species of its own kind. For example, human beings will give birth to the animal which will be looks like a human being. Giraffe will give birth to the animal which will be looks like a giraffe. Elephant will gives birth to the animal, that animal will be looks like a elephant. तो हमारे अर्थ पे रहने वाले डिफरेंट टाइप्स के एनिमल अपने जैसे दिखने वाले लिविंग ऑर्गेनिजम्स को अपने अर्थ पे रहते हुए, जब तक कि वो अर्थ पे हैं, वो हमेशा के लिए नहीं है। एक टाइम आएगा जब वो इस अर्थ पे नहीं रहेंगे, तो इस अर्थ से जाने से पहले वो अपने जैसे लिविंग ऑर्गेनिजम्स को प्रोड्यूस करके जाते हैं। दैट विल बी कॉल्ड एज अ रिप्रोडक्शन, ठीक है। ये हमने पढ़ा दिया आपको, हमारा ये भी हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ओके। नाउ लाइफ स्पैन इन द अर्थ। देखो बच्चों, हमारे अर्थ पे जितनी भी चीज़ें हैं, ऑल द लिविंग बीइंग्स आर हैविंग द डेफिनेट लाइफ स्पैन एंड द डेथ। मीन्स ऑल द लिविंग बीइंग्स, दोज हु हैव टेकन द बर्थ, देयर डेथ इज डिसाइडेड। हर वो चीज़ जो हमारे अर्थ पे जिसका जन्म हुआ है, ठीक है, तो कहीं ना कहीं उसकी डेथ भी होगी। दैट वाज द लाइफ स्पैन एंड द डेथ। लाइफ स्पैन का मतलब क्या होता है,
a time period from the natural birth to the natural death. A time period from natural birth to the natural death, that will be called as a lifespan, and that is the ultimate end of all the living beings. ठीक है बच्चों, ओके ना। तो यहाँ पर देखो, आप देख रहे हो कि स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन, मूवमेंट एंड रिस्पॉन्स टू द स्टिमुलाई, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, एक्सक्रीशन, respiration, reproduction, nutrition, lifespan and death. These are the different characteristics. These are the different. और देखो बच्चों, characteristics के अलावा अगर मैं इसको पैरामीटर बोलूँ तो ज़्यादा अच्छा होगा कि these are the different parameters which will ultimately help us to find out whether the things are living or not. कोई चीज़ living है या फिर नहीं है, ये find out करने के लिए हम इन सब का यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, अब आगे देखो, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, दैट वाज द एनवायरनमेंट। नाउ सी, इन द एनवायरनमेंट वी आर हैविंग द टू टाइप्स ऑफ कंपोनेंट। भाई ये जो हमारा एनवायरनमेंट है, इसके अंदर दो तरह के कंपोनेंट्स होते हैं। कौन कौन से? एक होता है बायोटिक और एक होता है एबायोटिक। ओके, बायोटिक का मतलब क्या होता है? बायोटिक मीन्स ऑल द लिविंग कंपोनेंट्स विल बी कॉल्ड एज अ बायोटिक एंड ऑल द नॉन लिविंग कंपोनेंट्स विल बी कॉल्ड एज अ एबायोटिक। Living components of the environment will be called as a biotic and all the non-living components will be called as a abiotic. Okay, जैसे देखो, now biotic and abiotic interaction। देखो बच्चों, हम सब living beings हैं। Okay, अगर मैं biotic components की बात करूं, if I will talk about the biotic components of the environment, then I have to take an example of human beings, all the animals, all the plants, they all will combinedly make a part of the biotic community। ये सारे मिलके बायोटिक को बनाएंगे। ठीक है ना। अगर मैं एबायोटिक की बात करूं, then that was the light, temperature, air, water, soil, these all are the abiotic components। ठीक है, तो इन दोनों के बीच में इंटरेक्शन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इंटरेक्शन बिटवीन द बायोटिक एंड द एबायोटिक कंपोनेंट्स इज वेरी वेरी एसेंशियल। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, वी ऑल आर लिविंग। ओके, हम सभी लोग लिविंग हैं। द डिफरेंट टाइप्स ऑफ फूड विच वी आर गेटिंग फ्रॉम द प्लांट्स, दीज प्लांट्स आर ऑल्सो लिविंग। ओके, बिकॉज ऑफ डिफरेंट varieties of the plant, we are getting the different variety of food. Okay, even though we all are living, but we are dependent on the non-living things. That was the abiotic components. इसके बारे में डिटेल में मैं आप लोगों को यहाँ पे बताऊंगा, लेकिन अभी मैं एक एग्जांपल देना चाहता हूँ आप लोगों को। टेक एन एग्जांपल ऑफ अ ह्यूमन बीइंग। आई एम अ लिविंग बीइंग, बट टू मेंटेन माई सेल्फ एज अ लिविंग, अगर मैं अपने आप को जिंदा रखना चाहता हूँ तो मुझे वाटर ड्रिंक करना होगा। आई नीड वाटर। वॉट इज वाटर? वाटर इज एबायोटिक। आई मस्ट हैव टू शो माई स्किन अंडर द सनलाइट। Without sunlight, my survival will not be there on the earth. What is sunlight? Sunlight is not having any type of nutrition. Okay, it is abiotic. Even though I am a living, I am dependent on oxygen. What is oxygen? Oxygen is a abiotic gas. समझ में आ रहा है आप लोगों को कि मैं एक लिविंग ऑर्गेनिज्म हूँ, मैं एक लिविंग बीइंग हूँ, फिर भी अगर मुझे जिंदा रहना है, माई सर्वाइवल विल डिपेंड्स ऑन एबायोटिक कंपोनेंट्स लाइक वाटर, अवेलेबिलिटी ऑफ सनलाइट, अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर, अवेलेबिलिटी ऑफ एयर, दैट वाज द ऑक्सीजन। ठीक है, कई तरह की चीज़ें होती है जिस पर कि मैं डिपेंड करता हूँ। ओके, मीन्स अल्टीमेटली द इंटरेक्शन बिटवीन द लिविंग एंड नॉन लिविंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और ये इंटरेक्शन लगातार हमारे अर्थ पे होता रहता है, इसीलिए हम सब जिंदा हैं। इसीलिए हमारे बीच या हमारे जैसे और जितने भी एनिमल्स हैं वो अपने टाइप की स्पीशीज को प्रोड्यूस कर पा रहे हैं, अपने जैसे लिविंग ऑर्गेनिजम्स को अर्थ पे मेंटेन कर पा रहे हैं। व्हाई? जस्ट बिकॉज ऑफ द इंटरेक्शन बिटवीन द लिविंग एंड द नॉन लिविंग, दैट वाज बायोटिक एंड एबायोटिक। ठीक है, अब चलो मैं आप लोगों को कुछ बायोटिक कंपोनेंट्स और एबायोटिक कंपोनेंट्स के बारे में बता देता हूँ। देखो, बायोटिक कंपोनेंट्स, बायोटिक कंपोनेंट्स देखो बच्चों, फर्स्ट नंबर प्लांट। प्लांट प्लेज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन आवर एनवायरनमेंट। हमारे एनवायरनमेंट में प्लांट
बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, बिकॉज यू ऑल नो दैट द प्लांट्स आर द प्रोड्यूसर्स एंड द ऑटोट्रॉप्स, मीन्स द प्लांट्स आर प्रोड्यूसिंग द फूड फॉर द अदर एनिमल्स एंड दे आर कैपेबल टू मेक फूड फॉर देमसेल्फ ऑल्सो। मतलब वो मुझे तो फूड प्रोवाइड करके देंगे ही, इसके साथ साथ वो अपने लिए भी फूड बना लेते हैं। ओके, तो माई डिपेंडेंसी विल बी ऑन द प्लांट, बट द प्लांट विल नॉट डिपेंड्स ऑन मी। द प्लांट्स विल नॉट डिपेंड्स ऑन एनिमल्स, बट द एनिमल्स आर डिपेंडेंट ऑन द प्लांट। ओके, नेक्स्ट नंबर एनिमल्स। एनिमल्स को होना भी जरूरी है। देखो बच्चों, अब मैं आप लोग को बताता हूँ, एनिमल्स जो हैं दे विल ऑलवेज टेक ऑक्सीजन फॉर द रेस्पिरेशन। प्लांट्स के केस में क्या होता है, प्लांट्स दिन के टाइम में फोटोसिंथेसिस करते हैं और रात के टाइम में रेस्पिरेशन करते हैं। तो जब वो रेस्पिरेशन करते हैं रात में, तो वो हमारे जैसे हो जाते हैं। दे विल टेक ऑक्सीजन फ्रॉम द एटमॉस्फेयर एंड दे विल गिव ऑफ CO2। दिन के टाइम में वो उल्टा काम करते हैं, दे विल टेक CO2 एंड दे विल गिव आउट O2। ओके, लास्ट ईयर बच्चों मुझसे एक बच्चे ने क्वेश्चन पूछा था कि सर अगर हमारे अर्थ के सारे एनिमल्स मर जाएं किसी वजह से, तो क्या प्लांट्स अकेले सर्वाइव कर सकते हैं? बिकॉज प्लांट्स आर मेकिंग ऑक्सीजन एट द डे टाइम एंड दे आर मीन्स ड्यूरिंग डे टाइम दे आर कंज्यूमिंग ऑक्सीजन एंड दे आर प्रोड्यूसिंग CO2। मतलब दिन के वक्त में प्लांट ऑक्सीजन को कंज्यूम कर रहे हैं और CO2 को बना रहे हैं, और रात के वक्त में उसी बने हुए CO2 को वापस से कंज्यूम कर रहे हैं और O2 बना रहे हैं। दिन के वक्त में दिन के वक्त में CO2 कंज्यूम कर रहे हैं और O2 को बाहर निकाल रहे हैं, रात के वक्त में O2 को यूज़ कर रहे हैं और CO2 को बाहर निकाल रहे हैं। तो क्या प्लांट आर सेल्फ डिपेंडेंट एज फार एज देयर गैसेज आर कंसर्न? सो द माई आंसर वाज नो। अगर ऐसा होता तो हमारे अर्थ पे एनिमल्स का सर्वाइवल खतरे में पड़ जाता। ठीक है, मैं आप लोग को एक बात बता दूं कि प्लांट्स रात के वक्त में रेस्पिरेशन करते हैं, ओके, आई एम एग्री विथ यू, लेकिन रात के वक्त में वो जितना CO2 निकालते हैं, दिन के वक्त में उससे ज़्यादा CO2 कंज्यूम करते हैं। मीन्स अल्टीमेटली दे विल हेल्प मी, अल्टीमेटली आई एम गेटिंग हेल्प फ्रॉम देम, मुझे उनसे हेल्प मिल रहा है। ठीक है, दैट वाज द एनिमल, प्लांट्स एंड द एनिमल्स। स्कैवेंजर्स एंड डिकम्पोजर्स, ये क्या होते हैं भाई? स्कैवेंजर्स कौन होते हैं और डिकम्पोजर्स कौन होते हैं? स्कैवेंजर्स वो होते हैं जो डेड बॉडीज को ईट करते हैं। द एनिमल्स दोज हु विल ईट द डेड बॉडीज दे विल बी कॉल्ड एज द स्कैवेंजर्स, एंड द एनिमल्स दोज हु आर ईटिंग द डेड बॉडीज दे विल बी कॉल्ड एज द डिकम्पोजर्स। अगर आप लोगों को याद हो बच्चों, मैंने अपनी वीडियोस में भी आप लोगों को एक्सप्लेन किया था कि स्कैवेंजर और डिकम्पोजर में क्या डिफरेंस होता है। स्कैवेंजर्स एंड डिकम्पोजर्स दे बोथ ईट और लिटरली द डेड एनिमल्स, मतलब डेड एनिमल्स को ईट करते हैं। कौन? स्कैवेंजर्स एंड डिकम्पोजर्स। ओके, तो इन दोनों में डिफरेंस क्या है? डिफरेंस ये है बेटा कि जब कभी भी किसी एनिमल की डेथ होती है, ओके, तो उसके ऊपर सबसे पहले उसको ईट करने के लिए कौन आता है? स्कैवेंजर्स, अगर आसपास अवेलेबल है तो। ओके, क्योंकि स्कैवेंजर का जो फूड है वो फूड क्या है? फूड एनिमल नहीं है, डेड एनिमल है। तो एनिमल्स का डेथ की तरफ जाना भी ज़रूरी है फॉर द सर्वाइवल ऑफ स्कैवेंजर्स। और स्कैवेंजर्स के खाने के बाद उस एनिमल को जो बचे हुए बॉडी पार्ट्स हैं जो बच गए हैं, और कोई स्कैवेंजर अगर उसको ईट नहीं करेगा तो उसके ऊपर वर्कआउट कौन करेगा? डिकम्पोजर्स। वाई? बिकॉज डिकम्पोजर्स आर बीइंग कॉल्ड एज अ क्लीनिंग एजेंट ऑन द अर्थ। हमारे अर्थ का एक क्लीनिंग एजेंट है ये। हमारी अर्थ बहुत बड़ी है, ठीक है, बहुत बड़े बड़े जंगल हैं यहाँ पर, बहुत बड़े बड़े फॉरेस्ट हैं। फॉरेस्ट में कई बार एनिमल्स के बीच में लड़ाइयाँ होती हैं, कुछ एनिमल्स की डेथ हो जाती है। वी आर नॉट गोइंग देयर टू फाइंड आउट कि किस एनिमल की डेथ हुई है, किसकी डेथ नहीं हुई है, ठीक है ना। तो इस बात के लिए तो अल्टीमेटली में किसी भी एनिमल की डेथ होती है तो ऑटोमेटिकली वो एनिमल वहाँ से क्लीन हो जाए। तो जो हमारी अर्थ है उस पर एनिमल्स की डेड बॉडीज़ का ढेर न लगे, इस बात का ध्यान कौन रखता है? डिकम्पोजर्स। ओके, ये डेड एनिमल्स को लगातार डिकम्पोज करते रहते हैं उनके कॉन्स्टिट्यूएंट्स में,
ठीक है ना। नेक्स्ट नंबर, इंटरेक्शन अमंग द बायोटिक कंपोनेंट्स। इंटरेक्शन अमंग द बायोटिक कंपोनेंट्स का मतलब इसमें बेसिकली आप लोगों को ये पढ़ना है कि जैसे मैं एनिमल हूँ, ठीक है ना, इवन दो आई एम अ ह्यूमन बीइंग, आई एम द वेल डेवलप्ड एनिमल, बट स्टिल आई एम एनिमल, आई एम नॉट अ प्लांट, मैं प्लांट नहीं हूँ, ठीक है। मेरे अलावा चलो अगर मैं कुछ प्लांट्स की बात करता हूँ, तो प्लांट्स आर ऑल्सो लिविंग बींग्स, तो प्लांट्स के ऊपर और भी कई तरह के एनिमल्स की डिपेंडेंसी होती है। इफ़ आई विल टॉक अबाउट हर्बीवोर्स, तो वो एनिमल्स जो केवल प्लांट या प्लांट प्रोडक्ट्स को खाते हैं, वो खुद क्या है, एनिमल्स हैं, और वो खा किसको रहे हैं, प्लांट को। तो प्लांट्स एंड एनिमल्स दे बोथ आर लिविंग। दैट वाज द इंटरेक्शन अमंग द बायोटिक कंपोनेंट्स। बायोटिक का मतलब लिविंग, बायोटिक मीन्स लिविंग, ठीक है बच्चों। इसके अलावा अगर आप लोगों ने पॉलिनेशन के बारे में सुना हो, तो पॉलिनेशन में भी कई तरह के बीज, कई तरह के इंसेक्ट्स फ्लावर्स के ऊपर आते हैं और फ्लावर्स से पॉलन ग्रेन्स को निकाल के ले जाते हैं और दूसरे फ्लावर्स के स्टिग्मा पर डाल देते हैं, जिसकी वजह से फ्रूट्स का फॉर्मेशन हो पाता है, जिसकी वजह से फ्लावर्स में पॉलिनेशन हो पाता है। पॉलिनेशन की वजह से ही वो फ्लावर आगे चल के फ्लावर का जो अंदर का जो बड है वो फ्रूट में कन्वर्ट हो पाता है। आज मार्केट में आप देख रहे हो कितने सारे फ्रूट्स अवेलेबल हैं, लॉट ऑफ फ्रूट्स आर अवेलेबल इन द मार्केट, दीज फ्रूट्स आर द रिजल्ट ऑफ पॉलिनेशन। ओके, दैट्स ऑल। नाउ ए बायोटिक कंपोनेंट। अब देखो बच्चों, एक एक करके मैं आपको गिनवाता हूँ कि ये सारे जो आप देख रहे हो ए बायोटिक कंपोनेंट्स, ये हमारे लिए यूजफुल क्यों हैं। फर्स्ट नंबर, लाइट। ओके, नाउ एज पर द नेचर ऑफ गॉड, जिस तरह से गॉड ने हमें कैपेसिटी दी है, जिस तरह से हमें माहौल दिया है, किसी भी एनिमल का लाइट के बिना सर्वाइव करना पॉसिबल नहीं है। हाँ, एक आध 2 घंटे की बात अलग है, एक आध 2 दिन 3 दिन 4 दिन की बात अलग है, लेकिन लाइफ विदाउट लाइट विल नॉट बी पॉसिबल फॉर एनी अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म। हमारे पूरे अर्थ पे जहाँ कहीं भी लाइट अवेलेबल नहीं है, अभी वहाँ पे अवेलेबल नहीं तो ठीक है, कभी न कभी अवेलेबल होगी, मतलब जब दिन का वक्त होगा तब अवेलेबल होगी, लेकिन हमेशा मतलब जब तक वो इस अर्थ पे रहे तब तक वो अंधेरे में ही रहे, एनिमल वुड नॉट बी एबल टू सर्वाइव। नो एनिमल कैन लिव इन द डार्कनेस, नो, एवरीवन नीड ए लाइट, क्योंकि गॉड ने हमें आइज़ दी हैं देखने के लिए, और हमारी आइज़ वर्कआउट तभी करेंगी जब उसके ऊपर लाइट पड़ेगी। किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर जब लाइट पड़ती है तब वो हमें दिखेगा। तो एक ऐसा जीवन जिसमें हमें कुछ नज़र ही ना आए, उस जीवन का कोई मीनिंग नहीं है, ठीक है। सो विदाउट लाइट नो एनिमल और नो लिविंग ऑर्गेनिजम्स वुड बी एबल टू एग्जिस्ट ऑन द अर्थ। नेक्स्ट नंबर देखिए, टेम्परेचर। इट प्लेज ए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल। अब आप देखो, अगर मैं टेम्परेचर की बात करूं, अकॉर्डिंग टू टेम्परेचर हमारे अर्थ पे जियोग्राफिकली बहुत सारे एनिमल्स हैं जिन्होंने अपना अपना प्लेस चेंज किया है और जो अपने अपने बॉडी के अकॉर्डिंग जियोग्राफिकली अलग अलग एरियाज में सिचुएटेड हैं। अब देखो, अगर मैं अर्थ की बात करूं, ठीक है, तो अर्थ पे इन अ सिंगल सीजन, मतलब अगर मैं विंटर सीजन की बात करूं, तो विंटर सीजन में इक्वेटर के पास के जितने भी कंट्रीज हैं, ऑल द कंट्रीज थ्रू विच द इक्वेटर विल बी पास ऑन, इन दीज कंट्रीज द टेम्परेचर विल नॉट बी सो मच ऑफ हाई। वहाँ पर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई नहीं होगा। वाई? बिकॉज द सनलाइट विल बी स्ट्रेट ऑन द इक्वेटर। ओके, एंड इफ आई विल टॉक अबाउट द पोल्स, तो पोल्स पे भले ही आप समर सीजन की बात करो, समर सीजन में भी टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई नहीं होता। वाई? द ओनली रीज़न इज दैट वॉज द स्ट्रेट फॉल ऑफ सनलाइट। इक्वेटर के ऊपर सनलाइट स्ट्रेट फॉल करती है, जिसकी वजह से इक्वेटर का टेम्परेचर ज़्यादा हो जाता है और इक्वेटर के आसपास की कंट्रीज़ का भी टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा होगा। लेकिन वो कंट्रीज़ जो पोल्स के पास सिचुएटेड हैं, वहाँ पर गर्मी काफ़ी कम होगी। इसके अलावा टेम्परेचर का, एटमॉस्फेयर में टेम्परेचर का होना का ज़रूरी होता है हमारे सर्वाइवल के लिए। सिंस वी आर द एनिमल्स, ऑल द लिविंग बींग्स ऑन द अर्थ, दे आर हैविंग द डिफरेंट टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस इन देयर बॉडी। उनको अपने आप को लिविंग मेंटेन करने के लिए उनको अपने अंदर कई तरह के केमिकल रिएक्शंस करने पड़ते हैं, या फिर मैं ये बोलूँ कि कई तरह के केमिकल रिएक्शंस ऑलरेडी होते हैं, ठीक है। उनके बॉडी में कई तरह के फंक्शंस को करवाने के लिए बहुत सारे केमिकल रिएक्शंस हमेशा उनकी बॉडी में होते रहते हैं।
और इन केमिकल रिएक्शंस को करवाने के लिए या फिर होने के लिए टेम्परेचर का होना जरूरी है। विदाउट टेम्परेचर दीज रिएक्शंस विल बी ब्लॉक्ड, और अगर ये रिएक्शंस ब्लॉक हो जाएंगे तो फिर वो लिविंग ऑर्गेनिज्म भी लिविंग मेंटेन नहीं कर पाएगा। ओके, so that was the temperature. Air is a very very important. Why? How I would be able to take oxygen and how I would be able to give off my CO2. Since I am an animal, I will depends on the plant. So I have to think about the plant also. From where the plant will absorb CO2, from where the plant will give off their O2. We need a medium. हमें एक मीडियम चाहिए। अगर मैं किसी प्लांट को लेके चांद पे चला जाऊं और वहां पर अगर मैं उसको CO2 सप्लाई कर दूं, तो वहां से जो CO2 मैंने सप्लाई कर दिया, तो जो O2 वहां से निकलेगा वो O2 को चांद पर मेंटेन रखना पड़ेगा मुझे। मीन्स हमारे अर्थ के ग्रेविटेशन की वजह से हमारे अर्थ पे जितनी भी गैसेस हैं, गैसेस का जो एक एटमॉस्फेयर हमारे अर्थ पे है, ये एटमॉस्फेयर का जो लोअर लेवल है दैट विल बी कॉल्ड एज अ एयर। जहाँ पर एटमॉस्फेयर की गैसेस के पार्टिकल्स के बीच का डिस्टेंस काफ़ी कम होगा, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा गैसेस होंगी। कहाँ पे होंगी? नियर बाय द सरफेस। हमारे अर्थ सरफेस के पास मैक्सिमम से मैक्सिमम गैसेस होंगी, ठीक है, स्पेशली द ऑक्सीजन। ओके, so we need a medium through which I would be able to absorb O2 and give off my CO2. If I will talk about the plants also need a medium from which it will take CO2 and it will give O2. Okay, so the air is very very important. Air plays very very important role. Air plays very very important role in order to functionate the gaseous exchange in the plants as well as the animals. Plants और animals दोनों में गैसेस एक्सचेंज के थ्रू उसको सर्वाइव करने के लिए हमें एयर की रिक्वायरमेंट होती है। नेक्स्ट नंबर, वाटर। एज अ लिविंग बीइंग, ऑल द लिविंग बीइंग्स ऑन द अर्थ आर मेड अप फ्रॉम द सेल्स। ये बात आप लोग जानते हो, ठीक है ना। ऑल द लिविंग बीइंग्स आर मेड अप फ्रॉम द सेल्स एंड ईच सेल इज हैविंग 70% ऑफ वाटर। व्हेन आई विल फील थर्स्टी, जैसे आप देख लो मुझे अभी स्वेटिंग हो रही है, ठीक है, तो नाउ आई एम फीलिंग अ थर्स्टीनेस। व्हाई? बिकॉज दिस वाटर इज कमिंग आउट फ्रॉम माई बॉडी सेल्स। तो मेरे बॉडी सेल के अंदर गॉड ने मुझे ऐसा बनाया है कि मेरे बॉडी के सारे सेल्स के अंदर 70% ऑफ वाटर होना चाहिए। अब अगर किसी सेल में 70% ऑफ वाटर नहीं है तो बाकी सेल्स के साथ कोऑर्डिनेट करेगा, कहीं ना कहीं से मिल जाए। तो मेरे बॉडी के सारे सेल्स में 1% वाटर अगर कम हो गया देन आई विल फील थर्स्टीनेस, ठीक है, तो फिर मुझे प्यास लगेगी। दैट वाज द वाटर। तो वाटर को मुझे अपनी बॉडी में मेंटेन करना होगा। इफ आई वांट टू मेंटेन लिक्विडिटी इन माय बॉडी, इफ आई वांट टू कीप माय बॉडी मूविंग, टू कीप ऑल द लिविंग थिंग्स फ्लेक्सिबल, स्पेशली हर वो चीज़ जो लिविंग होती है वो फ्लेक्सिबल होती है। तो हर वो चीज़ अगर अपने आप को, हर लिविंग बींग्स अगर अपने आप को फ्लेक्सिबल रखना चाहते हैं, अपने बॉडी फंक्शंस को कंटिन्यू रखना चाहते हैं, देन अल्टीमेटली दे ऑल विल नीड दिस वाटर। विदाउट वाटर नो लिविंग बींग्स वुड बी एबल टू सर्वाइव ऑन द अर्थ। नेक्स्ट नंबर, सॉइल। Soil plays very very important role, not only for the animals but for the plants also, since we all are getting food from the plant, and the area and the place from where the plant would be able to absorb all its needed things, maximum needed things, that was the minerals and the water. Plant would be able to absorb mineral and the water from the soil. अगर soil नहीं होगी तो plant grow नहीं होगा, plant grow नहीं होगा तो प्लांट को ईट करने वाले हर्बीवर्स वो मर जाएंगे। अगर हर्बीवर्स मर जाएंगे तो हर्बीवर्स को खाने वाले जो कार्निवर्स हैं वो भी मर जाएंगे। अगर कार्निवर्स और ओमनिवर्स दोनों हर्बीवर्स और कार्निवर्स दोनों मर जाएंगे तो इन दोनों को ईट करने वाले ओमनिवर्स वो भी मर जाएंगे। अल्टीमेटली ऑल द एनिमल्स ऑन द अर्थ विल बी फिनिश, द लाइफ ऑन द अर्थ विल बी फिनिश। सो सॉइल प्लेज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल। तो आप ये देख रहे हो कि हमारे एटमॉस्फेयर में जो एबायोटिक फैक्टर्स हैं, जो एबायोटिक कंपोनेंट्स हैं, दैट वाज द लाइट, टेम्परेचर, एयर, वाटर, सॉइल, these all combinedly play a very very important role to maintain life on the earth. अर्थ पे लाइफ को मेंटेन करने के लिए, या फिर अगर मैं ये बोलूँ कि हमारे अर्थ पे रहने वाले लिविंग ऑर्गेनिजम्स को एक सर्वाइवल सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं, ठीक है, तो ये गलत नहीं होगा।
तो ये कुछ बातें हैं बेटा जो हम लोग ऑलरेडी चैप्टर में पढ़ चुके हैं, ठीक है। ये तो आप लोगों का एक रिवीजन वीडियो था, तो मैंने एक वीडियो दे दिया आप लोगों को, ठीक है। अब जो मेरा नेक्स्ट वीडियो आएगा दैट विल बी अबाउट द वर्कशीट, ओके। चैप्टर नंबर 7 की हम वर्कशीट सबसे पहले सॉल्व करेंगे, उसके बाद फिर हम नेक्स्ट चैप्टर जो भी होगा आप लोगों का टर्म 1 के अकॉर्डिंग उसका रिवीजन वीडियो मैं आप लोगों को भेजूंगा यहाँ से, ओके बच्चों। अगेन आई एम सेइंग, ओके, बी एट द होम, बी सेफ, बी साउंड एंड बी रेगुलर विथ योर स्टडीज। गिव मी योर प्रॉमिस, ओके, गिव मी योर प्रॉमिस, दैट्स लाइक अ गुड स्टूडेंट, ओके बच्चों, थैंक यू।